अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। कराची के बल्दियाती इलेक्शन के बारे में कराची, हैदराबाद, टंडो आदम, ठट्ठा, ये जो दूसरे मरहले के सिंध के इलेक्शन थे, इसमें आपने रिज़ल्ट तो सुन ही लिया होगा कि 96 पीपल्स पार्टी के और 83 जमात इस्लामी के और 40 जो हैं वो पीटीआई। इसी तरह 7 नून लीग के और बाकी 3 दूसरे हलकों के। इसमें से जो एमक्यूएम ने बाईकाट की है, इसका फ़ायदा एमक्यूएम के उस ग्रुप को हुआ है जो अभी इनमें मर्ज हुआ है, यानी गुलाम मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सितार। और मुझे वो आफाक अहमद जो बोरीबंद लाशों का जिसके ज़िम्मे ठेका होता था, वो और आमिर कहीं नज़र नहीं आए, क्योंकि ये भी दोनों इनके नामी ग्रामी लीडर हैं जो कि बोरीबंद लाशों का और ड्रिलिंग करने वाला कारोबार जो है वो एमक्यूएम का इनके ज़िम्मे होता था। क्योंकि जब ये लोग पार्टी में थे तो ये सिर्फ इन 2 बंदों का नाम होता था, आमिर का और आफाक का, कि भाई ये ड्यूटी आपकी है कि दहशतगर्दी फैलानी है, मारना है, किसको लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, ये इनके ज़िम्मे होता था। तो बाकियों के ज़िम्मे, यानी जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि खालिद मकबूल के ज़िम्मे था कि इंडिया बंदे पहुँचाने और उनके वीज़े लगवाने, यानी इनके मुख्तलिफ ग्रुप थे। कुछ इन्होंने अपने, जैसे सौलत मिर्ज़ा था, उसका भी एक ग्रुप था पूरा कि उसने बंदे आगे से हायर करके मरवाने। ये इन सब की ड्यूटी थी आपस में मुख्तलिफ, और इन लोगों ने बहुत से काम किए जो कि अब कहानियाँ ही रह गई हैं, लेकिन वो भी तारीख़ में दोहराई जाएगी। कभी ना कभी कहते हैं वो तारीख़ जो है वो लिखी ज़रूर जाएगी। ये ना कोई कहे कि भाई आज मैं नहीं हूँ तो तारीख़ नहीं है। तारीख़ फिर भी तारीख़ ही होती है, वो मिटती नहीं। सिर्फ ये होता है कि वक्त का जो हाकिम होता है वो अगर अपनी मर्ज़ी से उसे अच्छा बुरा या भला लिखवा ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई सच्चा लिखारी होगा तो उसने तो सच ही लिख के देना है, और उसने आज नहीं तो कल इस बात को उजागर कर ही देना है कि कहाँ क्या वाक़या हुआ था। अब रह गया कि इलेक्शन जो हो गए हैं उसका फ़ायदा किसको होगा? आवाम को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस चल पड़ा है, और इस प्रोसेस के चलने का ये फ़ायदा होगा कि एक दायरे में चीज़ जो है आ जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी अभी देखा जाए तो भी ये इलेक्शन जो है ना, ये धांधली वाले, मेरी नज़र में ये 100% धांधली वाले इलेक्शन थे। यानी 77 की भुट्टो की पुरानी याद जो है वो ताज़ा हो गई थी कि भुट्टो ने उस टाइम भी इस तरह की धांधली करवाई थी कि घर बैठे ही बिला मुकाबला जो है वो कामयाब हो गया था भुट्टो भी, यानी जमात इस्लामी के लाड़काना से, और इसी तरह वज़ीर आला भी सारे हो गए, और इन्होंने जो जो अपने बंदे डालने थे उन्होंने डाल लिया। इसी तरह आज बल्दियाती इलेक्शन में ये भी अभी देख लें आपके 33% बिला मुकाबला इलेक्शन में, ये दूसरा जो अदवार हुआ है कराची का, हैदराबाद का, टंडो आदम का, इनमें इतने बिला मुकाबला आ जाना। और फिर आप ये देखें कि इस टाइम आधा सिंध जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है, और ये पीपल्स पार्टी जो है ना वो अक्सरियत में जा रही है, यानी दिल नहीं मानता कि
कराची में आप किसी शख्स से भी गली चलते हुए, दुकान पे खड़े हुए, रेडी वाले से, साइकिल वाले से, किसी से ही पूछ लें, पीपल्स पार्टी का वो नाम नहीं लेना चाहते। अगर कोई नाम लेता भी है तो छुप छुपा के नाम लेता है कि यार मेरा किसी को पता ना लग जाए कि पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक है। और ये जीत रहे हैं। बस यही है कि डंडा पीर है, वो चलता है। चलें, जो भी है, अब जैसे भी है, ये इस अमल को चलाया जाए, रोका ना जाए, इसमें कोई रुकावट ना डाली जाए। जैसे भी होगा अगली दफ़ा बेहतर नताइज आएंगे, उससे अगली दफ़ा और बेहतर नताइज आएंगे। इस प्रोसेस को चलने रहने दें, ताकि आप ही लोगों के ये चीज़ काम आएगी कि जैसे जैसे ये आगे चलेगा वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि ये इसका अमल जो है वो दुरुस्त होना शुरू हो गया है। जाहिर है कि जब कोई भी चीज़ चलना शुरू हो जाती है तो वो ठीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर रुकी रहेगी तो उसके ठीक होने और ख़राब होने का कोई हल नहीं है। इस प्रोसेस को चलने दें। मैं अपने तजिए के मुताबिक समझता हूँ कि इस टाइम जमात इस्लामी और पीटीआई को मिल के कराची का बंदोबस्त करें, चाहे एक ही शहर ले लें, इसको इस काबिल बना दें कि वो बाकी शहर जो है उसकी मिसाल देना शुरू हो जाए। मैं आपको एक पुराने एतवार की बात बता देता हूँ कि तुर्की में तैयब अर्दोगान ने जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था तो उसने एक सीट के 2 सीटें जीती थी। वो 2 सीटों के हलकों में उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि उन्हें नेक्स्ट टाइम तकरीबन 4 के 8 सीटें मिली थी। और बाकी हलके के लोगों ने कहा कि भाई आप हमारे हलके से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि ये लोग काम करने वाले हैं। 2 से उनके 8 हुए, 8 से उनके फिर 32 हुए, 32 से फिर तीसरे मरहले में जाके उन्होंने हुकूमत बनाई थी। कोई भी चीज़ जो है वो एक दिन से, एक ही टाइम में नहीं मुकम्मल होती। बहरहाल कोई भी चीज़ है वो अपना वक्त तो ज़रूर मांगती है। अभी आप इमरान खान को देख लें कि वो कहता है कि 26 साल हो गए मुझे इस कोशिश में। पहली दफ़ा उसने एक ही सीट ली थी, फिर दोबारा जो है उसे बाइकाट करना पड़ा, फिर उसने 4 सीटें ले लीं, फिर 50 ले लीं, फिर 80 ले लीं, अब हुकूमत बना ली। अगर ये 18 की 13 में अगर इमरान खान के साथ हाथ ना होता तो ये 13 में भी हुकूमत बना सकता था। वो 35-75 वाली बात तो आपको पता होगी। और फिर दूसरा, क्योंकि जो असल में मोरे हिलाने वाले थे ना, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी। जिनको एक्सेप्ट नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना उस चीज़ को वहीं तक रखा जो उन्होंने किसी को देना था, जो जिससे लेना था या जिसको देना था, वो एक खेल खेली जा रही थी। यानी ये आज की नहीं, ये अभी तक पाकिस्तान में कोई भी सिलेक्शन हुई है, इलेक्शन नाम की चीज़ जो है ना वो आप इसको कंप्लीट नहीं कह सकते। यानी ये भी आप कह सकते हैं कि जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं पनपने दी और ना ही आने दी है और ना ही आने देंगे। जिनका हाथ पड़ता है वो अपने हाथ मजबूत रखते हैं, कोई भी अपने हाथ से कुछ नहीं जाने देता। बहरहाल ये अवाम अब इस टाइम इतना शऊर उनमें आ गया कि मैं तो ये समझता था कि ये कहीं 50 साल में जाके आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आवाम जो है वो गो के हमारी 40% आवाम जो है वो पढ़ी लिखी है। यानी उसे आप मैट्रिक तक कह लें या मिडल तक भी कह लें तो उन्हें आप पढ़े लिखों में शामिल कर सकते हैं। और 60% जो है आवाम हमारी वो इससे नीचे कैटेगरी में है। वो 60% जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक आपके सिलेक्शन और ये इलेक्शन जो हैं ये सही मानों में नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एक शऊर आ जाएगा। चले मान लिया तालीम का दखल नहीं है, लेकिन अवाम में शऊर तो आना चाहिए। उन्हें बोलने की सलाहियत दी जाए, उन्हें ताकत दी जाए ताकि वो बहस मुबाहिसा कर सकें,
जब बहस मुबाहिसा करेंगे तो उसमें फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ लिखे की बात कोई नहीं रहती। लेकिन क्योंकि इन्होंने आपको सिंध का और बलूचिस्तान का बता देता हूँ कि इन दो सूबों में इन्होंने तालीम का म्यार, वहाँ के जो हुक्मरान रहे हैं उन्हें सिर्फ अपनी थी और वो चाहते भी नहीं थे कि कोई ऐसा बन जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 30 साल पहले एक लड़के से मेरी बात हुई तो उसे मैंने पूछा कि यार तुम अपने इलाके में वहाँ क्यों नहीं रहते हो, यहाँ इस्लामाबाद आके रह रहे हो, यहाँ आके जॉब कर रहे हो। कहता है हमारे इलाके में अगर कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो उसे वो नंबरदार या जो वडेरा जमींदार होता है वो उस घर को नहीं टिकने देते, इसलिए कि वो कहते हैं कि ये हमारे आगे बोलने के काबिल हो गए हैं, ये पढ़ लिख गए हैं, ये अब हमारे लिए क्या बाकी लोगों के लिए भी वबाले जान, हमें जो काम करके देने वाले होते हैं उनके लिए ये हमारे लिए अजाब बनेंगे, ये उनको शऊर देंगे, ये बातें ऐसी करेंगे, इसलिए हम इन्हें इस काबिल ही नहीं बनाते, उन बंदों को वहाँ टिकने ही नहीं देते, स्कूल तक ये लोग नहीं बनने देते। क्या सिंध में, क्या बलूचिस्तान में और क्या कबाइली इलाके में, कबाइल की पट्टी जो भी है, ये लोग, ये फाटा की बात नहीं कर रहा हूँ कि फाटा के लोग तो बहुत आगे निकल रहे हैं अब तालीम में, ये इन लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर आ गया है। और ये इस टाइम अगर आप देखें तो इनमें से बहुत पढ़े लिखे लोग आगे जा रहे हैं। जब तक हमारे मुल्क में तालीम का म्यार अच्छा नहीं होगा और इस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी, आप देखें कि हमारे पास 6 अरब रुपए तालीम के लिए रखे गए हैं, जबकि बांग्लादेश में 460 अरब रुपए बांग्लादेश में तालीम के लिए रखे गए हैं। कहाँ 460 अरब और कहाँ 6 अरब, कहाँ मुकाबला हो सकता है। फिर हम कहते हैं जी कि वो हमसे आगे निकल गए। भाई उन्होंने तो अपनी कौमियत को ललकारा है, आपने उन्हें कौम नहीं समझा था, आपने उन्होंने कहा था ये पिस्सू कहाँ से आ गए, वो पिस्सू जो हैं वो आगे निकल गए और आप जो 30 मार खान थे वो वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि नंबरदारी सर पे चढ़ी हुई थी ना कि हम नंबरदार हैं। बात इलेक्शन की थी कराची की, चली कहाँ बांग्लादेश तक चली गई। बातें आती हैं याद तो कहीं ना कहीं जहन इंसान का चला जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।